मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गन लेकर किसी से लड़ाई करने को तैयार खड़ा होता है। वहाँ के माहौल से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। उसके बाद सीन कट होकर हमें 28 साल पीछे ले जाता है। हम अब उसी आदमी को दोबारा देखते हैं जिसका नाम डैन होता है। डैन के घर में पार्टी चल रही होती है क्योंकि उसकी बेटी म्यूरी का बर्थडे होता है। अब वो अपनी वाइफ से बात करने के लिए जाता है। वाइफ उसे बताती है कि उसके डैड का बर्थडे कार्ड आया है। डैन ये सुनकर खुश नहीं होता है और कार्ड फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी उसके डैड से नहीं बनती थी। डैन एक बायोलॉजी टीचर था बट उसने एक रिसर्च सेंटर में अपनी जॉब एप्लीकेशन डाल रखी थी। वो जॉब से रिलेटेड उनसे बात करने के लिए बाहर आता है पर उसे पता चलता है कि वो जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। अब इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और वापस घर आके अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठ जाता है। टीवी में फुटबॉल मैच चल रहा होता है जिसे वहाँ सब लोग देख रहे थे। तभी ग्राउंड में काफी तेज रोशनी चमकती है और उसी रोशनी से बहुत सारे इंसान निकल कर बाहर आते हैं। ये नजारा देखकर वहाँ बैठी भीड़ और घर में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। जो इंसान आए थे उसमें से एक लड़की कहती है कि हम आप लोग ही हैं। हम लोग 30 साल आगे फ्यूचर से आए हुए हैं। हम लोग एक वॉर लड़ रहे हैं जिसमें कि हमारे दुश्मन इंसान नहीं कोई और है। जिस ईयर से हम लोग आए हैं उसके 11 महीने बाद धरती पर इंसानों से नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि आप भी इस वॉर में शामिल होकर हमारी हेल्प करें। तभी आने वाले फ्यूचर में इंसानों का वजूद बच पाएगा और आप ही लोग हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अब हमें 12 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज में खबरें आ रही होती है कि अब पूरी दुनिया से 5 लाख इंसानों को फ्यूचर में वॉर करने के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग वापिस आ पाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी से ही इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो क्या जो सरकार का फैसला है वो सही है या फिर गलत? अब हम डैन को देखते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। दुनिया में जो डर का माहौल बना हुआ था उसकी वजह से बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। डैन उनसे फिर कुछ और बात करने को या कोई सवाल पूछने को कहता है। कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता सिवाय एक बच्चे के, बट डैन उससे कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि वो बच्चा वोल्केनो से ही रिलेटेड सवाल किया करता था। ये सब बात चली रही होती है तभी डैन के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अपने नजदीकी MEPS ऑफिस में जाकर अपना चेकअप कराएं। हम MEPS को एक रिसर्च सेंटर मान सकते हैं। अब डैन वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ के रिसर्चर एक मशीन की मदद से उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर देते हैं। तब वो डैन को बताते हैं कि वो 7 साल बाद मर जाएगा। अब डैन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो उससे मरने का रीजन पूछता है लेकिन वो लोग उससे कुछ भी नहीं बताते। अब वो लोग उससे बताते हैं कि वो फ्यूचर में वॉर करने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि आपका मन हो या ना हो लेकिन आपको फ्यूचर में जाके लड़ाई करनी ही होगी। अब वो जाकर अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है और कहीं दूर भाग जाने को कहती है, पर जो डिवाइस उसके हाथ में लगा था उसकी मदद से वो लोग उसे कहीं भी ट्रैक कर सकते थे। तब उसकी वाइफ कहती है कि इस डिवाइस को बस एक ही इंसान निकाल सकता है, वो है तुम्हारे डैड। डैन अपने डैड से मिलने के लिए मना करता है बट उसकी वाइफ उसे कैसे भी करके मना लेती है। डैन अब अपने डैड से मिलने जाता है। उनसे डिवाइस को निकालने की हेल्प मांगता है। उसके डैड गराज में महंगे प्लेन्स और कार ठीक करते थे। उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि डैन जब छोटा था तब उसके डैड उसे और उसकी मॉम को बिना बताए अचानक छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था। उन दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस हो जाती है और डैन डिवाइस बिना निकलवाए ही वहाँ से चला जाता है। डैन अपनी वाइफ को बताता है कि उसने अब फ्यूचर में जाकर वॉर में लड़ने का फैसला ले लिया है। वाइफ अपने दिल पर पत्थर रखकर मान जाती है पर उसकी एक छोटी बेटी भी थी तो अब डैन उसे भी मनाने जाता है। वो इतनी छोटी थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उससे झूठ कह देता है कि वो कुछ काम के लिए कहीं बाहर जा रहा है और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। अब डैन सबको बाय बाय बोलकर बेस कैंप पहुंच जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि काफी भारी मात्रा में और भी लोग फ्यूचर में जाने के लिए बुलाए गए थे। वो सब लोग आम जनता ही थी तो कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, इसीलिए उनको लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डैन का वहाँ पर चार्ली नाम का एक दोस्त भी बच जाता है। अब वहाँ पर उनकी क्लासेस भी होती हैं ये बताने के लिए कि वो लोग फ्यूचर में किस चीज से डील करने वाले हैं। उसमें एक लड़की सवाल करती है कि हम लोग वॉर होने के पहले ही जाकर वॉर खत्म क्यों नहीं कर सकते। तब वो लोग समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी जो टाइम मशीन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। जैसे कि अगर हम 30 साल पास्ट में आए तो हम 30 साल फ्यूचर में ही जा सकते हैं, उसके बीच में हम कहीं भी नहीं जा सकते। उन सबका जिससे सामना होने वाला था वो लोग उन्हें व्हाइट स्पाइक्स नाम से बुलाते थे। वो बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स 6 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। वो अपने घोंसले में चले जाते हैं। उनके घोंसले को हम सैबत कहते हैं। अब उन लोगों को 7 दिन बाद फ्यूचर में जाना था तो वो लोग वहीं पर रह रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। वहाँ की लीडर डैन को बताती है कि फ्यूचर की एक लैब में व्हाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है। वो बस एक ही लैब बची हुई है जिसमें उनको मारने की रिसर्च चल रही है, तो अगर वो बर्बाद हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अब सभी फ्यूचर वॉर में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ एक तेज रोशनी से भरा पार्क बन जाता है। अब सब बारी बारी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ सिस्टम में खराबी आ जाती है लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि वहाँ से सब लोग निकल चुके थे। वो अब सारे लोग फ्यूचर में पहुँच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि गलती से वो लोग जमीन में लैंड न होकर आसमान में ही लैंड होना शुरू हो गए थे। अब आधे से ज्यादा लोग गिर के मर जाते हैं। डैन स्विमिंग पूल में गिरता है तो वो बच जाता है। ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब एक लेडी कमांडर वहाँ की टीम से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है तो उनका डैन से कांटेक्ट होता है। वो उसके बारे में देखती है कि वो पहले आर्मी में ही था तो वो उसको उस टीम का लीडर बना देती है। वो बताती है कि एक रिसर्च टीम पास ही के लोकेशन में फंसी हुई है तो तुम लोगों को वहाँ पर जाके उन्हें रेस्क्यू करना होगा, लेकिन ये काम तुम लोगों को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बॉम्बिंग तो होने ही वाली है। पर सबसे बड़ा खतरा कि व्हाइट स्पाइक्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो जितना जल्दी हो सके तुम लोग वहाँ पर पहुँच जाओ। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लैब तक पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि
की लैब पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी और सारे लोग मारे गए थे। वहीं एक आदमी व्हाइट स्पैक्स के नाखून तोड़कर रख लेता है, जिसे देखकर लोग काफी अजीब फील करते हैं। कमांडर वहाँ रखे जरूरी हार्ड ड्राइव्स और कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाने को कहती है। अब वो सारे लोग सब कुछ लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी उन्हें आहट मिलती है कि व्हाइट स्पैक्स वहाँ पर आ चुके हैं। अब जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो व्हाइट स्पैक्स उन्हें ही देख रहे होते हैं। अब व्हाइट स्पैक्स उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग वहाँ तेजी से भागते हैं, पर उनमें से काफी लोगों की जान चली जाती है। व्हाइट स्पैक्स एक तरह के एलियंस होते हैं जो कि काफी घिनौने थे और इंसान उनका खाना थे। वहीं अब बॉम्बिंग करने के लिए प्लेन्स भी उड़ जाते हैं। टीम कुछ एलियंस को मारने में कामयाब भी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस टीम में जितने भी लोग बचे थे वो सब पूरी दम लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब डैन और चार्ली अपने आप को एक बेस कैंप में पाते हैं जहाँ पर आर्मी ही दिखाई पड़ रही थी। वहाँ पर उन्हें लाल टी शर्ट वाला आदमी दिखता है जिसने एलियन का नाखून चुराया था। डैन उससे पूछता है कि सब लोग जो साथ थे वो कहाँ गए, तो वो बताता है कि सब लोग मारे गए। अब वो अपने बारे में बताता है कि उसे कैंसर है और वो 6 महीने बाद मर जाएगा, तो इसीलिए वो कुछ करके मरना चाहता है। अब कमांडर ने डैन को मिलने के लिए बुलाया होता है। डैन कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर उसे लैब से सारी चीजों को लाने के लिए थैंक्स बोलती है। तब डैन को पता चलता है कि वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी ही है। वो फ्यूचर में था तो उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। डैन उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, बट म्यूरी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई देती। म्यूरी उससे कहती है कि सारी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने उसको इसलिए नहीं बुलाया कि वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, बल्कि उसे एक खास रीजन के लिए फ्यूचर में बुलाया है। डैन उसे वो रीजन पूछता है तो म्यूरी कहती है कि सही टाइम आने पर वो बता देगी। यहाँ पर म्यूरी डैन को अपने फादर की तरह नहीं बल्कि एक टीम मेंबर की तरह ट्रीट कर रही थी। अब म्यूरी डैन को एलियंस के घोंसले के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने अब तक जितने भी एलियंस देखे हैं वो सब मेल्स थे और फीमेल्स मेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो लड़ाई नहीं करती, बस प्रोड्यूस करती हैं और मेल उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो काफी भारी मात्रा में बच्चे पैदा करती है। उन्होंने जो टॉक्सिन बनाया था उससे मेल एलियंस तो मर जाते थे, बट फीमेल्स नहीं मरती थी। तो इसीलिए वो फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए जा रहे थे ताकि म्यूरी पता लगा सके कि वो क्यों नहीं मरती और उससे टॉक्सिन बना सके। टॉक्सिन को आप एक तरह की वैक्सीन समझ सकते हैं जिससे कि एलियंस मर सकते थे और वही टॉक्सिन उनकी लास्ट होप थी। म्यूरी, डैन और उनकी टीम घोंसले के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। म्यूरी बताती है कि पहले ये लोग यहीं पर थे, फिर अब पूरी दुनिया पर ही फैल गए हैं। वो बताती है कि वो जब लैंड हुए थे तो उनका शिप, रडार या सैटेलाइट कहीं पर भी नहीं दिखा। किसी को भी नहीं पता चला कि वो लोग कब आए और कैसे आए, और फिर धीरे धीरे हर जगह फैल गए। उनके कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, बस हम उनका खाना है और वो बस भूखे हैं। अब वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। म्यूरी डैन को हेलीकॉप्टर में ही रहने को कहती है और खुद नीचे घोंसले के अंदर चली जाती है। वहाँ सारे लोग फीमेल व्हाइट स्पाई को पकड़ के केज के अंदर डालने में लगे होते हैं, बट वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि किसी के भी हाथ नहीं आ रही थी और लोगों को पूरी तरह मार रही थी। अब म्यूरी वहाँ आकर उस पर थोड़ा कंट्रोल पा लेती है। तभी ऊपर डैन देखता है कि फीमेल एलियन को बचाने के लिए वहाँ पर मेल एलियन की पूरी फौज आ रही है। अब वो भी नीचे घोंसले में उतर जाता है और उन लोगों की उसे पकड़ने में हेल्प करता है। काफी मशक्कत करने के बाद वो केज में आ जाती है और हेलीकॉप्टर द्वारा उसे ले जाया जा रहा होता है। म्यूरी और डैन एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और पूरी एलियन की फौज उनके पीछे पड़ जाती है। दोनों लोग कैसे भी करके उनसे पीछा छुड़ाकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। म्यूरी डैन पर गुस्सा होकर कहती है कि जब मैंने हेलीकॉप्टर में ही रुकने को कहा था तो नीचे क्यों आए। तब डैन कहता है कि मैंने तो बस हेल्प की और अपनी बेटी को बचाना मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारा बाप ही हूँ। डैन उससे पूछता है कि वो उससे किस बात से नाराज है, आखिर हुआ क्या था। तब म्यूरी बताती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल की थी तब आप और मॉम अलग हो गए। जब मैं 14 साल की हुई तब आप लोग ने डिवोर्स ले लिया और जब मैं 16 की हुई तो आप हॉस्पिटल में थे और आप वहीं पर मर गए थे। तब इन्हीं सब बातों की वजह से म्यूरी उससे काफी नाराज थी। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूरी और डैन एक लोकेशन पर आ जाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। अब वहाँ फीमेल एलियन को जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था ताकि वो शांति से रहे। म्यूरी उसका ब्लड सैंपल निकाल कर उससे टॉक्सिन बनाने का ट्राई कर रही थी। उसे बहुत सारे टेस्ट करने थे जिसमें से एक ही टेस्ट पास होने वाला था जिससे कि टॉक्सिन बन सकती थी, लेकिन हर टेस्ट आधे में ही फेल हो जा रहा था। अब वहीं पर डैन आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने कहा था कि उसने उसको किसी रीजन की वजह से यहाँ पर बुलाया है, तो वो रीजन आखिर है क्या। तो म्यूरी बताती है कि अगर टॉक्सिन हमें मिल भी गई तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ उसे और भी ज्यादा बना पाए, इसीलिए आपको इस टॉक्सिन को अपने टाइम में ले जाना होगा और वहाँ भारी मात्रा में प्रोड्यूस करके आने वाले एलियन अटैक के लिए तैयार होना होगा और इसी से ही सब कुछ सही हो पाएगा। आप मेरे डैड हैं, इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इसी रीजन की वजह से मैंने आपको पास से बुलाया है। अब डैन ये सब सुनकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर म्यूरी मरने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिन बनना नामुमकिन था। तभी वहाँ हो रहे टेस्ट में कामयाबी मिल जाती है और टॉक्सिन सैंपल तैयार हो जाता है। म्यूरी अब वो टॉक्सिन डैन को दे देती है। डैन कहता है कि वो दोबारा वापस जरूर आएगा और वो उसको बचा लेगा। तभी अचानक फीमेल एलियन होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अब वहाँ पर भी मेल एलियंस आकर हमला कर देते हैं। अब म्यूरी की जिम्मेदारी थी कि डैन सेफली पास्ट में पहुंच जाए, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। एलियंस ने अब चारों तरफ से हमला कर दिया था। अब वो दोनों उन सब से भिड़ जाते हैं। उसी बीच म्यूरी को एक एलियन स्पाइक मार के घायल कर देता है। अब म्यूरी को पता था कि वो बच नहीं पाएगी, तो वो डैन को जाने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि जो भी मैंने उस टाइम कहा था वो सब गुस्से में कहा था, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उससे कहती है कि अब आपको ही सब कुछ करना है ताकि जो हो रहा है वो कभी ना हो।
तभी वहाँ पर फीमेल एलियन आकर म्यूरी को घसीट ले जाती है। म्यूरी बचने वाली नहीं थी तो वो डैन का हाथ छोड़ देती है और डैन अब फ्यूचर से निकलकर अपने प्रेजेंट में पहुंच जाता है। डैन वहाँ की लीडर से कहता है कि इस टॉक्सिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना होगा और फ्यूचर में भेजना होगा। तब लीडर बताती है कि फ्यूचर से हमारा कनेक्शन टूट चुका है और अब हम वहाँ पर कभी नहीं जा पाएंगे। अब ये सुनकर डैन एकदम दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त चार्ली भी वहीं पर होता है। डैन अब अपने घर जाकर अपनी बीवी और बेटी म्यूरी से मिलता है। उसने जो फ्यूचर में देखा था उससे म्यूरी को लेकर और भी ज्यादा केयरिंग बढ़ जाती है। फिर डैन अपनी वाइफ को बताता है कि वो फ्यूचर में म्यूरी से मिला था, उसने जो भी टॉक्सिन दिया है उसकी वजह से हम आगे जिंदा बच पाएंगे। अब डैन उस आदमी से मिलता है जिसने एलियन का नाखून निकाला था। वो उससे कहता है कि हमारे पास अभी एक चांस है जिससे कि होने वाली वॉर को हम रोक सकते हैं। आदमी उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहा होता, बट डैन कुछ ऐसी बातें कहता है कि वो कैसे भी करके उसका साथ देने को मान जाता है। उसने जो नाखून चुराया था वो उसे लैब में टेस्ट करते हैं। तब पता चलता है कि उसके नाखूनों में वोल्केनो की राख लगी हुई थी। एलियंस ने पहला हमला रशिया में किया था, बट वहाँ तो कोई भी वोल्केनो नहीं थे। फिर पता चलता है कि वो राख रशिया की नहीं चाइना की है। अब डैन को याद आता है कि उसके क्लास में वोल्केनो एक्सपर्ट था, तो वो लोग उसी लड़के के पास चले जाते हैं। वो लड़का बताता है कि 1946 में चाइना में वोल्केनो फटा था और उसकी राख रसिया तक गई थी। वो राख वहाँ जमा हो जाने के बाद वो बर्फ से ढक गई और वहाँ पर ग्लेशियर बन गया। अब उनका दिमाग चलता है कि एलियंस 2048 में नहीं बल्कि कई साल पहले 1946 एडी के टाइम पर ही आ गए थे और जब 2048 में ग्लेशियर पिघला तो वो फिर वहाँ से बाहर निकल आए। अब वो लोग आर्मी के लीडर से मिलकर रशिया जाने की बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वहीं पर एलियंस अब भी मौजूद हैं, बट वो उन्हें रशिया जाने की परमिशन नहीं देता। तब डैन को ख्याल आता है कि एक ही आदमी है जो हमें वहाँ तक ले जा सकता है और वो थे उसके पिताजी। डैन अपने डैड से मिलता है और उनसे सारी बातें बताकर हेल्प मांगता है। अब बाप तो बाप होता है, वो भला अपने बेटे की हेल्प क्यों ना करता, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब टॉक्सिन को प्रोड्यूस करके वो लोग उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं। जब वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करके बर्फ हटाते हैं तब उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखता है। वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप मौजूद था। उनका सिंपल सा प्लान था कि एलियंस को टॉक्सिन देकर पहले ही मार डालना, तो वो लोग स्पेसशिप को काट कर अंदर घुस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप की खराब लैंडिंग हुई थी, इसीलिए ये अब तक बाहर नहीं आ पाए और सारे एलियंस डीप स्लीप में थे। अब वो लोग टॉक्सिन देकर सारे एलियंस को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सारे एलियंस जाग जाते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि वो पूरा स्पेसशिप उड़ा देंगे ताकि सब एलियंस वहीं मर जाएं। अब ये करने के लिए वो नाखून वाला आदमी अपना सेक्रीफाइस करता है और वहीं रहकर पूरे स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देता है। डैन, उसके डैड और चार्ली कैसे भी करके बच जाते हैं। उसके डैड बताते हैं कि एक एलियन वहाँ से भाग निकला है जो कि काफी बड़ा था। अब डैन समझ जाता है कि वो एक फीमेल एलियन थी। अब इससे पहले कि वो अपने बच्चे देकर और भी एलियन पैदा करे वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वो एलियन मिल जाती है और वो लोग उससे मारने लगते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी तो आसानी से नहीं मर रही थी। डैन के डैड उसकी आंखों में कुछ घुसेड़ कर उसे अंधा कर डालते हैं, पर वो फिर भी हार नहीं मान रही होती। उस आदमी ने डैन को वो नाखून दे दिया था, तो अब डैन उसी नाखून से एलियन का गला काट देता है, फिर उसे टॉक्सिन देकर बाहर से ढकेल देता है। वो एलियन मौत की गहराई में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डैन अपने घर वापस आ जाता है और उसने अपने डैड को एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है। अब एलियंस खत्म हो गए थे और पूरी फैमिली सेफ और हैप्पी थी, तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन एलियन से रिलेटेड मूवी थी जिसमें कि शायद ही कुछ समझाने जैसा था। हर एलियन मूवी में जो होता है इसमें भी वही हुआ था, बस थोड़ा टाइम ट्रैवलिंग का किस्सा ऐड कर दिया था जिसकी वजह से ये बाकी एलियन मूवीज से थोड़ा अलग बन गई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर हम बेसिक टाइम थ्योरी की बात करें तो जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है, और अगर पास्ट में जाकर उसे चेंज करना चाहते हो तो हो सकता है जो होने वाला था वो उसी की वजह से हुआ हो। तो सिंपली मुझे इतना तो पता है कि पास्ट में जाकर हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें चेंज होते हुए दिखाया गया है। अब हो सकता है कि शायद उस वजह से एक दूसरी टाइमलाइन बन गई हो, जैसा कि हम लोकी सीरीज में देख ही रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। बाकी मूवी वन टाइम वॉच है, तो अगर आपको एलियंस पसंद है तो आप ये मूवी देख सकते हैं।